Hi guys, welcome back to my channel again. So in today's video, we'll be discussing everything about spondylolisthesis. So let's get started. So spondylolisthesis basically means जब एक वर्टिब्रा स्लिप हो जाता है over the other, right? ये क्यों होता है? It is the result of spondylolysis. ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो फर्स्ट प्लीज़ चेक दैट आउट और उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करना. सो स्पॉन्डाइलोलिसिस में क्या होता है? देयर इज ब्रेकेज ऑफ पार्स इंटरआर्टिकुलरिस. जब तक वो फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड है इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्डाइलोलाइसिस. लेकिन अगर वो फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. ये कई वजह से हो सकता है. इट कुड बी कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड और इडियोपैथिक, यानी कि इसका कोई कॉज नोन नहीं है. इसमें कई क्लासिफिकेशंस यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें इसकी इटियोलॉजी बतानी है तो उसमें हम यूज़ करते हैं विल्स क्लासिफिकेशन, और अगर हमें बताना है द एक्सटेंट ऑफ स्लिपेज उसमें हम यूज़ करते हैं मेयरडिंग्स क्लासिफिकेशन. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द रेलेवेंट या बेसिक एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी. वर्टिब्रा इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स. एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर. एंटीरियरली होती है वर्टिब्रल बॉडी एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है उसका पोस्टीरियर एलिमेंट, जिसमें आपका लेमाइना, पेडिकल, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, फेसेट जॉइंट, ज़ाइगैपोफाइजल जॉइंट, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट. तो ये एक रिंग जैसा बनाता है जिसके थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड पास करता है. The area present between the superior facet and the inferior facet is called as pars interarticularis, and it is one of the weakest zones of the vertebral body. If due to any reason, be it overstress or trauma or anything, this is the most common point of breakage या fracture. तो इस एरिया में सबसे कॉमन होता है. स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस आपको सबसे कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? L4, L5 और L5, S1, यानी कि L4 स्लिपिंग ओवर L5 या L5 इज स्लिपिंग ओवर S1 या सेक्रम. सो क्या होता है? स्पॉन्डाइलोलिसिस में पार्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर हुआ. जो ओवरऑल आपका स्पाइन है, फ्रैक्चर की वजह से इंस्टेबिलिटी वहाँ पे प्रोड्यूस हुई. इंस्टेबिलिटी की वजह से धीरे धीरे जो वर्टिब्रा एक के ऊपर एक अभी तक स्टेबल थे, अब फ्रैक्चर हो गया. फ्रैक्चर होने के बाद वो धीरे धीरे एंटीरियरली, सपोज ये एंटीरियर है, आगे की तरफ स्लिप होना स्टार्ट कर जाता है. एंड दिस स्लिपेज इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज लिस्थेसिस. अब जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है ये दो तरीके से हो सकता है. इट कैन बी एंट्रोलिस्थेसिस, यानी कि जो आपका ऊपर वाला वर्टिब्रा है जिसमें फ्रैक्चर हुआ है या तो वो आगे की तरफ जाएगा एंट्रोलिस्थेसिस, या वो पीछे की तरफ स्लिप हो सकता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस. सो टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जैसा मैंने आपको पहले बताया था स्पॉन्डाइलोलाइसिस की वीडियो में, दो रीजंस ऑलमोस्ट हर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में होते हैं. नंबर वन इज ट्रॉमा. फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई फ्लोर पर गिर जाता है पेशेंट, सो उसकी वजह से हो सकता है. एंड नंबर टू इज रेपिटेटिव स्ट्रेस या ओवरलोडिंग, क्रॉनिक. फॉर एग्जाम्पल सिंस ईयर्स अ पर्सन हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग एनी स्पोर्ट, जिमनास्ट है, पावर लिफ्टिंग है, एनीथिंग, उसको स्पॉन्डाइलोलिसिस हुआ, स्टिल दैट पर्सन कंटिन्यूड प्लेइंग दैट गेम और उसने रिहैब नहीं कराया. इवेंचुअली क्या हो सकता है? वो लिसिस कैन डेवलप टू लिस्थेसिस, प्रोग्रेसिव लोडिंग या रेपिटेटिव स्ट्रेन होने की वजह से. थर्ड कॉज इज आइट्रोजेनिक, यानी कि किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से भी आपका लिस्थेसिस हो सकता है. मोस्ट कॉमनली होता है इसमें लेमिनेक्टमी, जिसमें कि लेमाइना का रिमूवल करते हैं. तो उस सर्जरी के दौरान भी आपका पार्स इंटरआर्टिकुलरिस ब्रेक हो सकता है, विच कैन लीड टू स्पॉन्डाइलोलिसिस एंड इवेंचुअली लीडिंग टू स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. तो इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? फर्स्ट इज ऑब्वियसली जिस एरिया में लिस्थेसिस हुआ है देयर ऑब्वियसली विल बी पेन. तो डल या वेग पेन हो सकता है. द पेन कैन ऑल्सो बी रेडिकुलर, यानी रेडिएटिंग पेन हो सकता है इफ द लिस्थेसिस इन्वॉल्व्स नर्व इम्पिंजमेंट एज वेल. सो लो बैक पेन जो PIVD की वजह से है एंड लो बैक पेन जो लिस्थेसिस की वजह से है, ये थोड़ा आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरशैडो कर सकते हैं. तो क्लिनिकली उस टाइम पर आपको क्लिनिकल रीजनिंग लगानी बहुत ज़रूरी है. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो पेशेंट बोलेगा कि जब मैं लेट जाता हूँ द पेन सबसाइड्स, क्योंकि
जो आपका लिस्थेसिस है उसमें क्या हो रहा है, द वर्टिब्रा शिफ्टिंग एंटीरियरली या पोस्टीरियरली जो भी है, जैसे ही उसने सुपाइन लाइन में पोजीशन लिया उसको ओवरऑल सपोर्ट मिल गया काउच का या ग्राउंड का, तो इंस्टेबिलिटी खत्म, तो सिम्टम्स भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं इन सुपाइन लाइन पोजीशन। तो आप इसका असेसमेंट कैसे कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली गो फॉर अ थॉरो हिस्ट्री। अगर आपने एक एक्टिव लिसनिंग करके एक प्रॉपर हिस्ट्री ले ली, आपका आधा असेसमेंट इज सॉर्टेड। नंबर 2 इज लुक फॉर द स्टेप ऑफ साइन। जब आप स्पाइनस प्रोसेसेस को पैल्पेट करेंगे तो जो वर्टिब्रा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो ऑब्वियसली उस स्पाइनस प्रोसेस की जगह आपको गैप मिलेगा, तो जैसे ही आप पैल्पेट करोगे यू विल फाइंड अ डिप, तो वो जो डिप है दैट इज अ स्टेप ऑफ साइन। एंड ओवरऑल जब आप लंबार एरिया को ऑब्जर्व करोगे you will find there is reduced lumbar lordosis. Also, when you will palpate the paraspinal muscles around that area, there will be marked muscle atrophy prevalent. जैसे hamstring की tightness देखने को मिल सकती है, iliopsoas की tightness देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इसका जो असेसमेंट है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? एक्सरे। आप एक्सरे में देखोगे स्कॉटिश डॉग अपीयरेंस। अगर स्कॉटिश डॉग पूरा का पूरा दिख रहा है दैट मीन्स द वर्टिब्रा इज नॉर्मल। लेकिन अगर स्कॉटिश डॉग में ब्रेकेज आ रहा है एट द नेक, यानी कि वो एक कॉलर जैसा अपीयर होगा, इसका मतलब देयर इज अ लिस्थेसिस। और अगर वो आगे स्लिप भी हो रहा है देन कन्फर्मेटरी इट्स अ लिस्थेसिस। सो ओवरऑल इसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो? द फर्स्ट इज ऑब्वियसली टेक रिलेटिव रेस्ट। जिस भी एरिया में कॉमनली मैंने आपको बताया L4 L5 या L5 S1 पे अफेक्ट होता है, राइट? सो यू कैन वेयर अ लंबार कॉर्सेट और अ लंबार बेल्ट। हॉट पैक या आइस पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन कि आपका कब हुआ है लिस्थेसिस। अगर एक्यूट है 72 आवर्स हुए हैं यू कैन गो फॉर आइसिंग। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है यू कैन यूज़ अ हॉट पैक एज सूटेबल टू यू। You can take over the counter medications और consult your physician ताकि वो आपको मसल रिलैक्सेंट्स या पेन किलर्स, पेन रिलीवर्स जो मेडिसिन होती हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते। एंड फाइनली you must visit your physiotherapist so that he can put you up on a good rehabilitation program. And if you do not have a physio, don't you worry, because in the next video I'll be showing you what easy exercises you can do at home to treat your listhesis. So guys, that was it all about spondylolisthesis. So I hope you found this video helpful, and until then keep exercising and stay fit.